यस, हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू दिस इकोनॉमिक रिवीजन सीरीज। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 2 यूटिलिटी एनालिसिस। एक ही वीडियो में पूरे चैप्टर का काम तमाम करेंगे। दोस्तों याद रखिए कि आज का ये जो सेशन है इसके अंदर हम 3 इंपॉर्टेंट आंसर करने वाले हैं और ये 3 इंपॉर्टेंट आंसर जो हैं ये इस चैप्टर का हार्ट एंड सोल है। अगर ये 3 आंसर आप अच्छे से कर लेते हैं, लिख के इसकी प्रैक्टिस करते हैं, तो पूरे चैप्टर का समरी आपको आ जाएगा। 7 मार्क का चैप्टर है और ये 3 क्वेश्चन एकदम श्योर शॉर्ट क्वेश्चन है जो आपको दूसरे क्वेश्चंस भी सॉल्व करने में, लिखने में हेल्प करेंगे। ओके, दिस चैप्टर इज कॉल्ड एज यूटिलिटी एनालिसिस। वांट सैटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। क्या? वांट सैटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। क्या? वांट सैटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी या कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी टू सैटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी टू सैटिस्फाई ह्यूमन। 2 बातें बोल रहा हूं, दोनों बातें यूटिलिटी के बारे में है। व्हाट इज यूटिलिटी कभी भी कोई पूछे तो याद रखने का, वांट सैटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। वांट सैटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। वांट सैटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी या in other words, in simple words, capacity of a commodity to satisfy human want. Capacity of a commodity to satisfy यानी इंसान की जरूरतों को पूरा करने के लिए उसे वस्तुओं की जरूरत पड़ती है, गुड्स की, सर्विसेज की जरूरत पड़ती है। हर गुड्स में, हर सर्विस में वांट सैटिस्फाइंग पावर होता है। एक पावर होता है जो आपकी जरूरत को पूरा करता है। उस पावर को इंग्लिश में, इकोनॉमिक्स की भाषा में यूटिलिटी बोलते हैं। यूटिलिटी का इंट्रो समझ रहा है क्या? व्हाट इज यूटिलिटी? वांट सैटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी और इन सिंपल वर्ड्स कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी टू सैटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। डन 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 डन। इसी चीज का एनालिसिस हम करने जा रहे हैं और आज 3 क्वेश्चन के माध्यम से हम यूटिलिटी का पूरा कच्चा चिट्ठा खोल डालेंगे। पहला आंसर है फीचर्स ऑफ यूटिलिटी। बहुत फेमस आंसर है, बहुत पॉपुलर आंसर है, कई बार बोर्ड एग्जाम में आ चुका है 4 मार्क के लिए। फीचर्स ऑफ यूटिलिटी। आंसर का नाम मिसेस भिड़े। 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 दोस्तों मिसेस भिड़े के माध्यम से अपनी कोशिश है कि आप पूरे 10 पॉइंट्स याद कर लें। तुम बोले 4 मार्क के लिए काय के लिए 10 पॉइंट, इतनी मगजमारी क्यों करवा रहा है? 5 पॉइंट लिखा, 6 पॉइंट लिखा तो भी चलता है। 4 मार्क के लिए तो 4 ही पॉइंट लिखने का। हमारे पास भी टीचर लोग हैं, हमको भी बहुत लोग पढ़ाते, हमने भी देखा है सब कुछ। तू ही खाली एग्जामिनर है क्या? तू ही खाली मॉडरेटर से मिलता है क्या? हमको भी मालूम है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि 10 पॉइंट पता होने बहुत जरूरी है ताकि कोई भी पॉइंट कहीं पे भी एग्जाम में अग्री डिसएग्री में, डिस्टिंग्विश में, किसी अगर अलग से क्वेश्चन टाइप में पूछा जाए तो भी तुमको आना ही चाहिए। एंड दैट इज व्हाई मिसेस भिड़े इस शॉर्ट कोड के साथ आसानी से आप यूटिलिटी के 10 पॉइंट याद कर लेंगे। स्टार्ट करें everybody. Okay, what is utility? Want satisfying power of a commodity. Following are the features of utility. Mrs. भिड़े M से, multi-purpose M से, multi-purpose M से, multi-purpose M से। एक बाम 3 काम झंडू बाम, एक बाम 3 काम झंडू बाम। यूटिलिटी मल्टीपर्पज से बनता है। याद रखने का, commodity can satisfy the want of more than one person also. It can also be put to several uses. एक ही चीज के बहुत सारे उपयोग भी हो सकते हैं और इसीलिए याद रखिए एग्जाम्पल इलेक्ट्रिसिटी का। बिजली, इलेक्ट्रिसिटी, ये बहुत सारे उपयोगों में आती है समीर। ये फोन चार्ज करने में काम आएगी, लैपटॉप भी चार्ज हो जाएगा, ये लाइट जलाने के काम आएगी, ये फैन चलाने के काम आएगी, एसी भी चल जाएगा। तो समवेयर और द अंदर यू अंडरस्टैंड दैट यूटिलिटी ये मल्टीपर्पस है। कैसा है? मल्टीपर्पस। फॉर एग्जाम्पल, इलेक्ट्रिसिटी कैन बी यूज्ड टू सर्व मेनी पर्पसेस एंड फॉर मेनी पीपल एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। पहला पॉइंट समझ रहा है क्या? यूटिलिटी इज मल्टीपर्पस। यूटिलिटी इज एम फॉर मल्टीपर्पस। मिसेस भिड़े, आर से रिलेटिव, एस से सब्जेक्टिव, आर से रिलेटिव, एस से सब्जेक्टिव, आर से रिलेटिव, आर से रिलेटिव, आर से रिलेटिव। रिलेटिव बोले तो रिलेटेड टू, सब्जेक्टिव बोले तो सब्जेक्टिव, रिलेटिव बोले तो रिलेटेड टू, सब्जेक्टिव बोले तो सब्जेक्ट टू, रिलेटिव बोले तो रिलेटेड टू टाइम एंड प्लेस। यूटिलिटी जो है ना, जो एक वस्तु में होती है वो रिलेटेड है टाइम से और प्लेस से। सही टाइम पे सही चीज का उपयोग में आना बहुत ज्यादा काम आता है।
और सही जगह पे सही चीज का होना भी बहुत ज्यादा काम आता है। तो राइट टाइम एंड राइट प्लेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले रिलेटिव कॉन्सेप्ट, यूटिलिटी इज रिलेटेड टू टाइम एंड प्लेस, इट वेरीज फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड प्लेस टू प्लेस। एग्जाम्पल देखो सब समझ जाएगा बॉस। वो बोलता है फॉर एग्जाम्पल वुलन क्लोथ्स हैव ग्रेटर यूटिलिटी इन विंटर। ठंडी के मौसम में, ठंडी के मौसम में वुलन क्लोथ्स, गर्म कपड़े बहुत यूटिलिटी देंगे, बहुत यूटिलिटी। रेनी सीजन में तुम ये गर्मी के कपड़े पहन के जाओगे तो कोई अच्छा लगेगा क्या? तो उसकी कोई यूटिलिटी है क्या? नहीं। सिंपल है। गर्मी के अंदर तुम वुलन क्लोथ्स पहनोगे क्या? नहीं। स्वेट शर्ट पहन के घूमोगे क्या? नहीं, क्योंकि वो टाइम पे उसकी यूटिलिटी नहीं है। तो याद रखो वुलन क्लोथ्स हैव ग्रेटर यूटिलिटी इन विंटर। सिमिलरली दूसरा एग्जांपल प्लेस के बारे में, सैंड हैज ग्रेटर यूटिलिटी एट द कंस्ट्रक्शन साइट। सैंड की यूटिलिटी कंस्ट्रक्शन साइट पे ज्यादा है, लेकिन समंदर किनारे पड़ी है तो वहां पे तो लोग घर घर खेल रहे हैं, घर घर खेल रहे हैं, रेत से किला बना रहे हैं, इसमें दिल बना रहे हैं, तीर छोड़ दे रहे हैं। यहां पे दोस्तों सैंड की जब बात आती है तो राइट प्लेस पे उसकी यूटिलिटी ज्यादा होती है। अंडरस्टूड? रिलेटिव कॉन्सेप्ट समझता है क्या? मिसिस भिड़े में एम से मल्टीपर्पस, आर से रिलेटिव। आगे बढ़ते हैं, एस से सब्जेक्टिव, एस से सब्जेक्टिव, एस से सब्जेक्टिव बोले तो सब्जेक्टिव differs from person to person, aha, differs from person to person, aha, differs from। याद रखिए, जैसी जिसकी सोच। याद रखिए दोस्तों, इसको जो पसंद है वो मेरे को पसंद हो ऐसा जरूरी नहीं। हमारे शिवम को जो पसंद है नेहा कक्कड़, वो सबको पसंद है ऐसा जरूरी नहीं। मैं ऐसा नहीं बोलता भाई नेहा कक्कड़ के फैन है तो भाई लाइक कर देना वीडियो को, ऐसा नहीं बोलते हम लोग। लेकिन किसी को कुछ पसंद है, किसी को कुछ और पसंद हो सकता है, किसी को किसी चीज की यूटिलिटी है, किसी को उसकी यूटिलिटी ना हो, ऐसा भी हो सकता है। So somewhere or the other we have to remember that utility differs from person to person. It is a subjective concept. It differs from person to person because everyone's taste, habits, likes, dislikes, choices, preferences are always different. हर किसी की पसंद नापसंद ये अलग अलग हो सकती है, and that is why it is a subjective concept. It is a psychological concept. Differs from person to person. Differs from This is due to differences in taste, preference, likes, dislikes, nature, habit, profession. सबकी आदतें अलग होती हैं, सबका लाइक डिसलाइक अलग होता है, सबके चॉइसेस अलग होते हैं, एंड दैट इज व्हाई इट इज अ सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट। MRS समझा क्या? अपन पढ़ रहे हैं फीचर्स ऑफ यूटिलिटी। आंसर का नाम मिसेस भिड़े, आंसर का नाम मिसेस भिड़े। M से मल्टीपर्पज, R से रिलेटिव, S से इजी पीजी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बी से आता है बेसिस ऑफ डिमांड। बी से आता है बेसिस ऑफ डिमांड। बेसिस ऑफ डिमांड, याद रखिए यूटिलिटी जो है ना वो डिमांड का बेस है, डिमांड की बुनियाद है, डिमांड को क्रिएट करती है। यूटिलिटी ही तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपको लगता है कि कोई चीज आपको काम आएगी तो आप उसकी डिमांड करते हैं। इफ यू थिंक इट इज नॉट यूजफुल टू यू, यू विल नॉट डिमांड इट बिकॉज दैट थिंग डजंट हैव एनी यूटिलिटी टू यू। आपको लगता है कि मोबाइल फोन आपके पास होना चाहिए, मतलब आपको लग रहा है कि उसकी यूटिलिटी है, आप लोगों से बात कर पाएंगे, चैट कर पाएंगे, आपको लगता है उसकी बहुत यूटिलिटी है, तो आप उसकी डिमांड करते हैं। माँ बाप से मुझे फोन दिलाओ, मुझे फोन, सबके पास है, मेरे को नहीं लेके देते। आप डिमांड कब करते हो? जब आपको उसकी यूटिलिटी है। विदाउट यूटिलिटी यू नेवर डिमांड एनीथिंग। आपको भूख लगती है तो आप खाना मांगते हैं। ऐसी अभी कंटाला आ रहा है, कुछ खाना दे दो, ऐसे आलसी लोग करते हैं। नहीं, ऐसे कुछ आलसी हैं, शांतनु ओपी डाल देना जरा कमेंट में। सबसे बड़ा आलसी हमारे यहाँ पे एक ही है, इकलौता स्टार। 2-3 फैन भी हो गए इसके, लिख रहे हैं शांतनु ओपी। एक शक्ल नहीं देखा ना उन लोग ने। यस, तो याद रखिए, बेसिस ऑफ डिमांड, अ पर्सन विल डिमांड अ कमोडिटी ओनली इफ इट गिव्स यूटिलिटी टू हिम। ओह शिट, only if it gives utility to him. For example,
A sick person has utility in medicine, hence he demands medicine. Hence he demands. Basis of demand समझा है तुलसी? एक बीमार आदमी ही मेडिसिन जो है वो डिमांड करता है। जिसको कोई सिकनेस है, जिसको कोई तकलीफ है, वही मेडिसिन डिमांड करता है, बिकॉज ही हैज यूटिलिटी इन देम। उसको मालूम है ये खा के मेरी तबीयत ठीक हो जाएगी, and that is why he demands those medicines. That is why it is called as utility is the basis of demand. भिड़े के अंदर बी से बेसिस ऑफ डिमांड, मिसेस भिड़े बी से बेसिस ऑफ डिमांड। आगे बढ़ते हैं, एच से हाइपोथेटिकल, एच से हाइपोथेटिकल, एच से हाइपोथेटिकल। हाइपोथेटिकल मतलब इसको मेजर नहीं कर सकते। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो साइकोलॉजिकल है। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसको नापा तोला नहीं जा सकता। मुझे प्यास लगी है, 10 लीटर प्यास लगी है। मुझे भूख लगी, 10 किलो भूख लगी है। ऐसा कोई बोल सकता है क्या? नहीं। समवेयर और द अदर रिमेंबर दैट यूटिलिटी ये महसूस की जा सकती है, मगर उसको हम मेजर नहीं कर सकते। एंड दैट इज व्हाई इट इज अ हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट। यहां पर भी वही बताया गया है दैट एब्स्ट्रैक्ट है ये आइडिया। कार्डिनल यानी नंबर में मेजरमेंट, न्यूमेरिकल मेजरमेंट of utility is not possible. For example, a thirsty person after drinking water may derive higher or lower level of utility. Thus utility can be experienced, उसे महसूस किया जा सकता है, and found either positive, zero और negative. या तो आपको अच्छा लगेगा कंज्यूम करने के बाद, या तो आपको खराब लगेगा, या तो आपको जीरो या तो नेगेटिव यूटिलिटी मिलेगी। उसको आप केजीज में, लीटर्स में या किसी भी और पैरामीटर से मेजर नहीं कर पाओगे। नेगेटिव यूटिलिटी इज कॉल्ड एज डिसयूटिलिटी। अंडरस्टूड? बी और एच समझा? बेसिस ऑफ डिमांड हाइपोथेटिकल, बेसिस ऑफ डिमांड हाइपोथेटिकल, बेसिस ऑफ डिमांड, बेसिस ऑफ डिमांड। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आई से इंटेंसिटी ऑफ वांट, आई से इंटेंसिटी ऑफ वांट। कितना जोर से, कितना? याद रखिए, इंटेंसिटी मतलब अर्जेंसी। इंटेंसिटी मतलब, इंटेंसिटी मतलब द मोर द अर्जेंट द वांट, द मोर इज द यूटिलिटी। द मोर द अर्जेंट द वांट, द मोर द यूटिलिटी, द लेस द अर्जेंट द वांट, द लेस इज द यूटिलिटी। जितना ज्यादा अर्जेंट वांट है, उतना उस चीज को पाने के बाद आपको यूटिलिटी ज्यादा मिलेगी। लेकिन अगर आपको उस चीज की जरूरत अर्जेंट नहीं है, तो वो चीज मिलने पे आपको उतनी यूटिलिटी नहीं मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल, अ हंग्री पर्सन will have more utility of food because he is very hungry, intensity is more. लेकिन अभी अभी आप खाना खाकर बैठे हैं और आपके सामने कोई पंच पकवान से भरी थाली रख दे, तो आप उतना इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे जितना आप भूखे होते तो दिखाते। एंड दैट इज व्हाई इट इज वेरी क्लियर दैट इंटेंसिटी ऑफ वांट इज आल्सो अ फीचर ऑफ यूटिलिटी। यूटिलिटी डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी ऑफ वांट। More intense the want, greater will be the utility. More intense the want, greater will be the utility. As and when the urgency of want declines, utility diminishes. Example, hungry person finds more utility in food than a person who is not hungry. Easy है? I समझा क्या? B से basis of demand, H से hypothetical, I से आगे बढ़ते हैं, भिड़े। यहां पर डी से डिफर, डी से डिफर, डी से। दोस्तों ये तीनों पॉइंट बहुत जबरदस्त है, इनको लिख के प्रैक्टिस करना है सभी को। तीनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफर, तीनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तीनों अलग से गिव रीजन में, अग्री डिसएग्री में, मतलब अग्री डिसएग्री के अंदर या जो छोटे क्वेश्चंस होते हैं उसमें भी पूछे जा सकते हैं, आंसर द फॉलोइंग वगैरह में। बहुत इजी है ये पॉइंट्स, लेकिन समझने लायक है। आयुष वो क्या बोल रहा है? डिफर्स फ्रॉम यूजफुलनेस, डिफर्स फ्रॉम प्लेजर, डिफर्स फ्रॉम सेटिस्फैक्शन। तीन चीजों से यूटिलिटी अलग है, अलग है, अलग है, अलग है, अलग है।
तीन चीजों से यूटिलिटी अलग है, अलग है, अलग है, अलग है, अलग है। डिफर डिफर डिफर, क्या डिफर डिफर डिफर, क्या डिफर डिफर डिफर, डिफर्स फ्रॉम यूजफुलनेस, डिफर्स फ्रॉम प्लेजर, डिफर्स फ्रॉम सैटिस्फैक्शन। तीनों एक साथ बताता हूं, ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना, लिख के ले लेना बस। सबसे पहला डिफर्स फ्रॉम यूजफुलनेस। लिखने के टाइम पे भी हमेशा याद रखने का, आपके दिमाग में हमेशा होना चाहिए यूटिलिटी क्या है। तो यूटिलिटी क्या है, लेक्चर के स्टार्टिंग में अपन ने बोला इट इज द वांट सैटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी इज कॉल्ड एज यूटिलिटी। हर चीज में यूटिलिटी होती है, लेकिन हर चीज यूजफुल नहीं होती है, यही फर्क है। डिफर क्यों बोल रहा है वो समझो। वो बोल रहा है यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम यूजफुलनेस। व्हाई? बिकॉज एवरीथिंग हैज यूटिलिटी। एक पेन के अंदर यूटिलिटी है, लिखने में मदद करती है। एक चेयर में यूटिलिटी है, बैठने का सहारा देती है। एक बैग में यूटिलिटी है, वो बुक्स कैरी करने में यूटिलिटी देती है। हर चीज में यूटिलिटी है, लेकिन हर चीज यूजफुल हो ऐसा जरूरी नहीं है। इसीलिए कहा जाता है यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम यूजफुलनेस। एग्जाम्पल बहुत जबरदस्त है। एग्जाम्पल में बोलता है भाई मिल्क हैज बोथ यूटिलिटी एज वेल एज यूजफुलनेस। मिल्क में यूटिलिटी भी है और यूजफुलनेस भी है। लेकिन इसी जगह पर दोस्तों लिकर यानी शराब, इसमें यूटिलिटी तो है, लेकिन सिर्फ किसको है? एक शराबी को, एक एडिक्ट को। उसको यूजफुलनेस बिल्कुल नहीं है। यूजफुलनेस बिल्कुल नहीं, यूजफुलनेस सिंपल सी बात है ना दोस्तों यार। एक स्मोकर के लिए सिगरेट उसको यूटिलिटी तो दे रही है, लेकिन क्या वो उसके लिए यूजफुल है? इट इज हजार्डस टू द हेल्थ, it is hazardous to the health and it is injurious also, and that is why हर चीज में यूटिलिटी हो सकती है, उसमें यूजफुलनेस नहीं हो सकता, and that is why utility differs from usefulness। अपन पढ़ रहे हैं मिसेस भिड़े, एम से मल्टीपर्पस, आर से रिलेटिव, एस से सब्जेक्टिव। भिड़े के अंदर बी से बेसिस ऑफ डिमांड, एच से हाइपोथेटिकल, आई से इंटेंसिटी ऑफ वांट, डी से डिफर डिफर डिफर, डी से डिफर डिफर डिफर, डी से डिफर डिफर डिफर। पहला डिफर डिफर्स फ्रॉम यूजफुलनेस। Every commodity has utility, but every commodity is not useful in nature. It is not necessary that every commodity which possesses utility will be useful. For example, milk, liquor, काम खत्म। Easy point है, समझा पहला पॉइंट। आगे बढ़ते दूसरा पॉइंट की ओर, यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम प्लेजर। यहां पर बात बहुत ही जबरदस्त है। फिर से एक बार डिफर वाले पॉइंट लिखने के टाइम पे याद क्या रखने का अर्नव, दैट यूटिलिटी क्या है? तो यूटिलिटी इज वांट सैटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। और प्लेजर क्या है? तो प्लेजर है हैप्पीनेस। प्लेजर सैटिस्फैक्शन नहीं, प्लेजर हैप्पीनेस है। और याद रखिए दोस्तों, हर चीज में यूटिलिटी है, मगर हर चीज में प्लेजर हो, हैप्पीनेस हो ऐसा भी जरूरी नहीं। डॉक्टर की दवाइयां, डॉक्टर ने दिया हुआ इंजेक्शन, ये आपको यूटिलिटी जरूर देगा। आप बीमारी से ठीक हो सकते हो, आप सिकनेस से ठीक हो सकते हो, मगर इंजेक्शन लेते वक्त आपको प्लेजर मिले ऐसा जरूरी नहीं। कड़वी दवाइयां और सिरप पीते वक्त आपको प्लेजर मिले ऐसा जरूरी, एंड दैट इज व्हाई यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम प्लेजर। इजी पॉइंट है। देखिए एक बार, अ कमोडिटी में पोजेस यूटिलिटी बट इट मे नॉट गिव एनी प्लेजर टू द कंज्यूमर। फॉर एग्जांपल, इंजेक्शन फॉर अ पेशेंट हैज यूटिलिटी because it cures the ailment, but it hardly gives any enjoyment। enjoyment नहीं देता है ये, pleasure नहीं देता है ये सिर्फ utility देता है, and that is why utility differs from pleasure। utility differs from, आखिरी पॉइंट पे आते हैं, differs from satisfaction पे। डिफर में differs from satisfaction। satisfaction और utility की जब तुलना होती है, once again आपको याद रखना है utility क्या है। तो यूटिलिटी है वांट सैटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। यूटिलिटी इज द बिगिनिंग, इट इज द स्टार्ट। आपको लगता है कि वो चीज आपके लिए जरूरी है तो आप उसकी डिमांड करते हैं। आपको लगता है कि वो चीज आपको यूटिलिटी देगी तो आप उसको डिमांड करते हैं। तो यूटिलिटी इज द स्टार्ट, वेयर एज सैटिस्फैक्शन इज द एंड।
satisfaction is the end, satisfaction is the end, satisfaction is the utility is the start of consumption and satisfaction is the end result of consumption. दो वर्ड्स याद रख लेना बॉस, यूटिलिटी स्टार्ट ऑफ कंजम्पशन, सैटिस्फैक्शन एंड ऑफ कंजम्पशन, यानी एंड रिजल्ट ऑफ कंजम्पशन। हो सकता है आपको लग रहा है कि कोई चीज आपको यूटिलिटी दे रही है और आप इसीलिए उसे परचेज करते हैं, परचेज करने के बाद आपको यूज करने के बाद आपको पता चलेगा कि दैट प्रोडक्ट सैटिस्फाइड यू और नॉट। सो यूटिलिटी शुरुआत है और सैटिस्फैक्शन एंड रिजल्ट है, यही दोनों को अलग बनाता है। दोनों सेम सुनने में तो लगते हैं लेकिन दोनों में थिन लाइन ऑफ डिफरेंस है और वो यही है कि यूटिलिटी इज द स्टार्ट ऑफ कंजम्पशन एंड सैटिस्फैक्शन इज द एंड रिजल्ट ऑफ कंजम्पशन। वही यहां पर भी दिया है, इट इज द कॉज ऑफ कंजम्पशन, याद रखिए, satisfaction is the end result of consumption, याद रखिए। they are interrelated but still different. for example, a thirsty person drinks a glass of water since water has the capacity to satisfy thirst, यानी उसमें utility तो है, लेकिन utility of water is the cause of consumption and the satisfaction derived is the end result of consumption. differ समझा क्या? अपन पढ़ रहे हैं मिसेस भिड़े, क्या हुआ बेटा? मिसेस भिड़े, मिसेस भिड़े में एम से मल्टीपर्पस, आर से रिलेटिव, एस से सब्जेक्टिव। मल्टीपर्पस में इलेक्ट्रिसिटी याद रखो, एक बाम तीन काम झंडू बाम, फिर रिलेटिव और सब्जेक्टिव, रिलेटिव में रिलेटेड टू टाइम एंड प्लेस याद रखो, वुलन क्लोथ्स और सैंड एट द सीशोर एग्जांपल। उसके बाद अपन ने पढ़ा एस से सब्जेक्टिव याद रखो, डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, सबके टेस्ट लाइक्स हैबिट डिफरेंट होते हैं, अलग अलग होते हैं, बराबर है अविनाश। उसके बाद अपन ने पढ़ा दोस्तों मिसेस के बाद भिड़े, भिड़े के अंदर बी से बेसिस ऑफ डिमांड, यूटिलिटी है तो डिमांड है, यूटिलिटी नहीं तो डिमांड भी नहीं, सिक पर्सन डिमांड्स मेडिसिन। उसके बाद दोस्तों एच से हमने पढ़ा हाइपोथेटिकल, हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, इसको मेजर नहीं किया जा सकता। इसके बाद आई से हमने पढ़ा इंटेंसिटी ऑफ वांट, हंग्री पर्सन हैज मोर यूटिलिटी इन फूड, अगर हंगरी नहीं है तो फूड में उतनी यूटिलिटी नहीं, तो मोर अर्जेंट द वांट द मोर द यूटिलिटी, द लेस अर्जेंट द वांट लेस द यूटिलिटी। याद आ रहा है ना? डी से डिफर डिफर डिफर, पहला यूजफुलनेस अलग है, हर चीज में यूटिलिटी होती है, हर चीज यूजफुल नहीं हो सकती। फिर अपने बड़ा प्लेजर, हर चीज में यूटिलिटी होती है लेकिन हर चीज हैप्पीनेस दे ऐसा जरूरी नहीं है, इंजेक्शन दवाइयां याद रखो। आखिर में अभी पढ़ा यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम सैटिस्फैक्शन, यहां पे याद रखना है दोस्तों, यूटिलिटी इज द स्टार्ट ऑफ कंजम्पशन एंड सैटिस्फैक्शन इज द एंड ऑफ कंजम्पशन। डन डन डन। आखिरी पॉइंट मिसेस भिड़े में आखिरी पॉइंट निकल करके आता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एथिकली न्यूट्रल कॉन्सेप्ट। ये अलग से अग्री डिसएग्री में आ चुका है, बहुत फेमस पॉइंट है, इसलिए इस पॉइंट को छोड़ना नहीं है। मिसेस भिड़े के अंदर ई से एथिकली न्यूट्रल, यूटिलिटी तो वस्तु के अंदर है। अपन ने स्टार्टिंग में पढ़ा वांट सैटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी, इन अदर वर्ड्स कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी, कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी, कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी टू सैटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। अब वस्तु के अंदर जो चीज है वो तो वस्तु से रिलेटेड है, उसको सही गलत की पहचान नहीं है, उसे एथिक्स और मॉरल्स का ज्ञान नहीं है, उसे मालूम नहीं है सही क्या है और गलत क्या है, क्योंकि यूटिलिटी तो वस्तु में है, यूज करने वाला तो इंसान है। तो इंसान सही भी यूज कर सकता है, गलत भी यूज कर सकता है, और इसीलिए यूटिलिटी जो है वो एथिकली न्यूट्रल है, उसे सही गलत की पहचान नहीं है। एक चाकू है, वो चाकू से हाउसवाइफ जो है वो वेजिटेबल्स कट करती है, उसके लिए वो यूटिलिटी है, और एक चोर उचक्का डाकू जो है वो किसी जगह गला कट कर देता है, ये उसके लिए यूटिलिटी है। चाकू तो वही है, चाकू को एथिकली न्यूट्रल पता ही नहीं है, उसको समझ में नहीं आता है क्या सही और क्या गलत। दोस्तों द कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी हैज नो एथिकल कंसिडरेशन, याद रखिए, इट इज अ मॉरली कलरलेस कॉन्सेप्ट, पता ही नहीं है क्या सही और क्या गलत है, क्या सही और, because it is completely in the commodity and how you use the commodity is all, everything depends on. The commodity should satisfy any want of a person without consideration of what is good or bad, desirable or undesirable. यहाँ पे एग्जाम्पल आप चाकू का लिख सकते हैं, बंदूक का भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अ नाइफ हैज यूटिलिटी to cut fruits and vegetables as well as it can be used to harm someone. Both wants are different in nature but are satisfied by the same commodity.
Thus utility is ethically neutral। ये इतना सा पॉइंट है मगर 4 मार्क के लिए भी आ सकता है। यहां पर अपन ने कंप्लीट किया पहला आंसर आज का, मिसेस भिड़े। मिसेस भिड़े के अंदर हमने 10 पॉइंट का आंसर देखा है। बोर्ड एग्जाम में अगर 4 मार्क के लिए आया तो आप 6 पॉइंट लिख सकते हैं, 5 पॉइंट लिख सकते हैं, लेकिन पढ़ो पूरे 10। मिसेस भिड़े शॉर्ट कोड के साथ पढ़ना आसान रहेगा, लिख के प्रैक्टिस कर लेना। 10 के 10 पॉइंट मालूम रहेंगे तो कोई अलग से 4 मार्क के लिए भी आया तो काम फिट, मामला हिट और आंसर सुपर हिट हो जाएगा, पेपर भी अच्छा जाए। डन 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 डन। एक बार लिख के प्रैक्टिस कर लो, फिर अगले आंसर पे बढ़ते हैं। ओके, तो अगला आंसर यूटिलिटी एनालिसिस का जो है यह है रिलेशनशिप बिटवीन पीयू एंड एमयू। टीयू यानी टोटल यूटिलिटी और एमयू यानी मार्जिनल यूटिलिटी। दो कॉन्सेप्ट्स हैं यूटिलिटी के, इसको कभी टाइप्स मत समझना, ये कॉन्सेप्ट्स हैं। यूटिलिटी क्या है वो तो हमने समझा, वांट सैटिस्फाई करने वाला कमोडिटी में छुपा हुआ पावर, वांट सैटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। और इसी यूटिलिटी के दो कॉन्सेप्ट्स हैं, टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी। समझना बहुत सिंपल है, पहले उसको समझ लेते हैं फिर उनका रिलेशन समझते हैं। टोटल यानी सबका टोटल, टोटल यानी सबका टोटल, टोटल यानी सबका टोटल, टोटल यानी सबका टोटल, टोटल यानी सबका टोटल। और मार्जिनल यानी एक्स्ट्रा पे एक्स्ट्रा, एडिशनल पे एडिशनल, एक्स्ट्रा पे एक्स्ट्रा, एडिशनल पे एडिशनल, एक्स्ट्रा पे एक्स्ट्रा। बोलोगे सर ये क्या गाना गा रहे हो? तो टोटल मतलब क्या? इट इज द सम टोटल ऑफ ऑल द यूनिट्स कंज्यूम्ड एंड ऑल द यूटिलिटीज डिराइव्ड बाय अ पर्सन आफ्टर कंजम्पशन ऑफ ऑल द कमोडिटीज। मतलब आपने पानी पूरी खाना शुरू किया, एक पानी पूरी, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा, ये 6 पानी पूरी से आपको जो यूटिलिटी मिला है वो 6 का टोटल इज टोटल यूटिलिटी, क्योंकि हर एक यूनिट से आपको कुछ ना कुछ तो सेटिस्फैक्शन मिला ही है। तो दैट 6 का टोटल इज कॉल्ड एज टोटल यूटिलिटी। दूसरा कॉन्सेप्ट है मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी पे याद रखना है आपको दैट चेंज मेड इन टोटल बाय एडिशनल यूनिट, चेंज ब्रॉट इन टोटल, चेंज ब्रॉट इन टोटल, क्या? चेंज ब्रॉट इन टोटल, क्या? चेंज ब्रॉट इन टोटल बाय एन एडिशनल यूनिट, बाय एन एक्स्ट्रा यूनिट इज कॉल्ड एज मार्जिनल यूटिलिटी। बोले समझा नहीं सर, बाउंसर जा रहा है। मैं बोलूंगा रुको, डॉज मत करो, अभी समझ लो। जब अपन पहला यूटिलिटी पहले यूनिट से हासिल करते हैं ना, वैसे ही अपन फट से दूसरा यूनिट उठाते हैं। पहला यूनिट से, फॉर एग्जाम्पल पहले यूनिट से हमें 10 का सेटिस्फैक्शन मिला, 10 यूनिट्स का सेटिस्फैक्शन मिला। अब पहला मैंने कंज्यूम कर लिया पानी पूरी, अभी तक दूसरा कंज्यूम किया नहीं है, पहला कंज्यूम किया। किसी ने पूछा है तेरा टोटल क्या है, तुम क्या बोलोगे? 10, क्योंकि 10 का ही सेटिस्फैक्शन पहले यूनिट से मिला है। अब तुमने दूसरा यूनिट कंज्यूम किया, दूसरे वाले से तुमको 8 का सेटिस्फैक्शन मिला, 8 यूनिट का सेटिस्फैक्शन मिला दूसरे से। अब किसी ने तुमको पूछा है तेरा टोटल क्या है, तुम क्या बोलोगे? 10 और 8 यानी 18। समझ रहे हो? टोटल क्या है तुम्हारा? 10 पहले वाले से मिला, दूसरे वाले से 8 मिला, 10 और 8 18। अब कोई तुमको पूछेगा तुम्हारा मार्जिनल क्या है, तो मार्जिनल मतलब चेंज ब्रॉट इन टोटल बाय एक्स्ट्रा यूनिट, चेंज ब्रॉट इन टोटल बाय एक्स्ट्रा यूनिट। तो पहला वाला 10 था, दूसरा कंज्यूम किया, दूसरे पे कितना था? 8। तो मार्जिनल हमेशा वो आखिरी वाला होगा, मार्जिनल हमेशा वो आखिरी वाला होगा, मार्जिनल हमेशा वो आखिरी वाला, क्योंकि उसने तो टोटल को बदला ना। पहले टोटल 10 ही था, टोटल में बदलाव किसकी वजह से आया? वो आखिरी वाले की वजह से। ऐसे ही हर बार जितना आप कंज्यूम करोगे, जो आखिरी वाला होगा वो क्या होगा? मार्जिनल यूटिलिटी होगा। ये मैंने सिर्फ कॉन्सेप्ट को सिंप्लीफाई किया है। इकोनॉमिस्ट लोग वीडियो देखेंगे, मारेंगे, बोलेंगे कैसा पढ़ा रहा है, लेकिन समझने के लिए आपको यह समझना बहुत जरूरी है कि मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब होता है द चेंज ब्रॉट इन टोटल बाय दैट एडिशनल यूनिट और दैट एक्स्ट्रा यूनिट। आप जो कंज्यूम करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, हर बार आपका टोटल में कुछ ना कुछ ऐड हो रहा है ना, हर बार आपके टोटल में कुछ ना कुछ ऐड हो जा रहा है। वो जो ऐड हो रहा है वही मार्जिनल है, क्योंकि मार्जिनल का मतलब है एक्स्ट्रा पे एक्स्ट्रा, एडिशनल पे एडिशनल, एक्स्ट्रा पे एक्स्ट्रा, एडिशनल पे एडिशनल। अब मैं ना
यहां पर ये टेबल समझाता हूं। ये टेबल से आपको टोटल और मार्जिनल का रिश्ता समझ में आ जाएगा। ये रिश्ता क्या कहलाता है, तो याद रखिए ये रिश्ता जो है टोटल और मार्जिनल का, ये शुरू तो साथ साथ होता है, शुरू तो साथ साथ होता है। आप देखिए पहला यूनिट कंज्यूम किया, इसको आप लड्डू समझ लीजिए, पानी पूरी समझ लीजिए, कुछ भी समझ लीजिए, जो आपको पसंद है वो समझ लीजिए। आपने आपकी फेवरेट चीज का पहला यूनिट कंज्यूम किया, अभी पहला ही कंज्यूम किया है ना, तो पहला ही आखिरी है फिलहाल, तो दूसरा तो खाया ही नहीं है। पहला यूनिट आपको 10 यूनिट का सेटिस्फैक्शन दे रहा है, अभी फिलहाल एक ही कंज्यूम किया है, तो मार्जिनल भी उतना ही है, क्योंकि अभी तक दूसरा आया क्या, ऐड हुआ क्या, चेंज आया क्या, नहीं। मार्जिनल मतलब चेंज ब्रॉट इन टोटल बाय एडिशनल यूनिट, तो अभी तक तो एडिशनल आया नहीं, एक ही खाया है। अब आपका मन हो गया, आपने बोला और थोड़ा खा लूं, ये तो मेरी फेवरेट चीज है। आपने एक और कंज्यूम किया, यूनिट नंबर 2। आपने जैसे ही दूसरा यूनिट कंज्यूम किया, यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पे आप देख सकते हैं अब चेंज होना शुरू हुआ। आपने देखा स्टार्टिंग में यहां भी 10, यहां भी 10, क्योंकि वो एक ही कंज्यूम किया था। लेकिन दूसरे वाले पे देखो, ये मार्जिनल यूटिलिटी है ना, ये 10 से कहां आ गई, 8 पे आ गई, 10 से कहां आ गई, 8 पे आ गई। और अगर आप ध्यान से इसी टेबल को देखोगे, इसी कॉलम को देखोगे, तो आपको दिखेगा यार हर यूनिट पे 10 से 8, 8 से 6, 6 से 4, 4 से 2, 2 से 0, फिर माइनस। मतलब हर यूनिट पे जितना आप कंज्यूम करते जा रहे हो ना, ये मार्जिनल यूटिलिटी जो है ये कम होते जा रही है, मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो कम होते जा रही है, मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो। दोस्तों ये कम क्यों होती है वो समझ लो तो पूरा आंसर समझ जाएगा। मार्जिनल यूटिलिटी कीप्स ऑन डिमिनिशिंग, इट कीप्स ऑन डिक्रीजिंग। ये कहां से भी शुरू हो, 10 से हो, 20 से हो, 25 से हो, 30 से हो, जितना भी आपका मार्जिनल यूटिलिटी है ना, वो हमेशा हर कमोडिटी पे कम होगा, हर कमोडिटी पे कम होगा, हर कमोडिटी पे कम होगा। क्यों? बिकॉज द मोर यू हैव अ कमोडिटी, द लेस यू वांट टू मोर ऑफ इट। जितना ज्यादा एक ही चीज को आप कंज्यूम करोगे, उतना ही आपकी इच्छा उसे और कंज्यूम करने की कम हो जाएगी। आपकी फेवरेट चीज भी क्यों ना हो, आपको रसगुल्ला पसंद है, आप रसगुल्ला 1 खाओ, 2 खाओ, 3 खाओ, 4 खाओ, आप 10 खा लो, कहीं ना कहीं आप रुकोगे, आप बोलोगे बस अब पेट भर गया। एंड दैट इज व्हाई द मोर यू हैव अ कमोडिटी, द लेस यू वांट टू हैव मोर ऑफ इट। और इसीलिए मार्जिनल यूटिलिटी है जो कम होते जा रही है, वो यही सिग्निफाई करती है कि द सेटिस्फैक्शन ऑफ वांट इज डन वंस एंड देन द यूटिलिटी विल डिमिनिश। अंडरस्टूड एवरीबॉडी? कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? अब ध्यान से देखना इस डब्बे को बॉस। पहले यूनिट पे 10 है टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल भी 10 ही है। अब तुमने एक और कंज्यूम किया, जो चीज तुम ऑलरेडी कंज्यूम कर चुके थे वापस से कंज्यूम किया, तो पहले से कम सेटिस्फैक्शन मिलेगा। तुमको प्यास लगी थी, तुम एक गिलास पीने के बाद थोड़ा सा तो प्यास कम हो गई ना, दूसरे गिलास पे थोड़ा और कम हो गई, तीसरे पे थोड़ी और कम हो गई, फिर चौथा गिलास किसी ने दिया, तुमने लाफा मारा, बोले कब से पानी पिला रहा है भाई, जाना पड़ेगा। तो समवेयर और द अदर जितना ज्यादा एक ही चीज कंज्यूम करोगे, उतनी उसकी इच्छा और कम होती जाएगी, एंड दैट इज व्हाई दिस इज डिमिनिशिंग। समझ में आ रहा है क्या? अब तुम बोलोगे सर टोटल तो बढ़ रहा है ससुरा, ये क्या है? तो बात बड़ी सिंपल सी है, टोटल तो हमेशा बढ़ेगा, क्योंकि इसका नाम ही है सबका टोटल। जितना तुम कंज्यूम करोगे उसका टोटल है ना वो तो बढ़ता ही रहेगा। Why? Because it is the addition of all units. आप जितना कंज्यूम करोगे उसका एडिशन है वो तो ऐड होने ही वाला है और टोटल उसका बढ़ने ही वाला है। 10 के अंदर 8, मैं मार्क करता हूं, दिखेगा तो समझेगा, जरा देखना ध्यान से। यस, ये 10 है, ये 10 के अंदर ये वाला 8 जुड़ गया, तो ये कितना हो गया? समझा क्या? अब ये 18 के अंदर ये 6 जुड़ा, तो ये टोटल कितना हो गया? ये 24 के अंदर ये 4 जुड़ा, 28 हो गया। समझ रहा है? ये 28 में ये 2 जुड़े, तो ये कितना बन गया? 30। अब तो मार्जिनल यूटिलिटी गिर गिर के गिरी हो गई, एकदम गिरी हुई, पूरा बहुत कंज्यूम कर लिया आपने। एक ही चीज को बार बार कंज्यूम करके अब आपकी इच्छा नहीं हो रही, नहीं,
बस 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 बहुत खा लिया, बस बस आपकी शादी आप खाइए, हम तो कितना खा चुके। अब आप नहीं खाना चाहते और अब आपकी यूटिलिटी हो गई है जीरो। अब आपकी यूटिलिटी हो गई जीरो। अब जीरो में तो कुछ भी जोड़ लीजिए, 30 में आप जीरो जोड़ेंगे तो वो तो उतना ही रहेगा ना, वो 31 तो नहीं हो जाएगा। 30 में जीरो जुड़ा तो 30, एंड दैट इज व्हाई देयर इज नो चेंज आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट। और दोस्तों आप फिर भी नहीं माने, आप और कंज्यूम करोगे तो ये तो और नीचे चला जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, और फिर 30 में से 2 चले गए तो वो हो गया 28। अंडरस्टूड एवरीवन? ये टेबल सिर्फ एक मैसेज देता है, टेबल सिर्फ एक मैसेज देता है दैट मार्जिनल यूटिलिटी कीप्स ऑन डिमिनिशिंग, मार्जिनल यूटिलिटी कीप्स ऑन, मार्जिनल यूटिलिटी कीप्स ऑन। तो आप याद क्या रखोगे? MU डिमिनिशेस, MU डिमिनिशेस, MU डिमिनिशेस, MU बोले तो मार्जिनल यूटिलिटी जितना ज्यादा कंज्यूम करोगे उतना कम होगी। दूसरी तरफ टोटल यूटिलिटी, सबका टोटल है तो वो हमेशा बढ़ता रहेगा। अंडरस्टूड? अब यहां पर आपको पूछा गया है रिलेशनशिप बिटवीन TU एंड MU। ये आंसर को सिंप्लीफाई करने के लिए, ये आंसर को सिंप्लीफाई करने के लिए इसी टेबल के बेसिस पे देयर इज वन सिंपल डायग्राम। तुम बोले सर डायग्राम है ना, हम लोग को जमता नहीं है, हम लोग ने डायग्राम तो कभी सीखे नहीं, हमको तो बताया नहीं है। मेरा एक वीडियो है ऑल डायग्राम्स ऑफ इकोनॉमिक्स इन वन वीडियो, एक बार खाली वो वीडियो देखना चाहिए तो मैं ऊपर डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, ऊपर नहीं रहता है डिस्क्रिप्शन, नीचे रहता है, मैं ऊपर आई बटन पे लगा दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा, एक बार जरूर देखना। ऑल डायग्राम्स इन वन वीडियो, उस वीडियो के अंदर कैसे डायग्राम्स बनाने सब एक्सप्लेन किया मैंने, हर चैप्टर के डायग्राम एक ही वीडियो में। लेकिन फिलहाल इस डायग्राम की बात करें तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है। एक्स एक्सिस पे आपको दिखेगा यूनिट्स ऑफ कमोडिटी और वाई एक्सिस पे टोटल एंड मार्जिनल यूटिलिटी। देखो जो डब्बे में था, जो डब्बे में था वही यहां पर भी है, दोनों शुरू होते हैं एक साथ, दोनों एक साथ शुरू होते हैं। ये TU है, TU बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। और ये MU है, ये क्या होता है? कम होता जाता है, कम होता जाता है, कम होता जाता है, गिरा हुआ है, गिरता जाता है। समझा क्या? वो डब्बे में भी यही था ना, स्टार्टिंग दोनों की 10-10 से हुई थी, याद है क्या? तो ये 10 वाला पॉइंट है, यहां पे दोनों स्टार्ट हुए, उसके बाद एक तो ऊपर चला गया और ये जो था ये नीचे आ गया। MU था, ये 10 से 8 पे गया, 8 से 6, 6 से 4, 4 से 2 और ये फिर फाइनली माइनस भी हो गया। अंडरस्टूड? तो ये है अपना बेसिक और सिंपल सा डायग्राम। रिलेशन का जब आंसर पूछता है तो आपको कुछ ही पॉइंट्स याद रखने। सबसे पहला पॉइंट जो आपको याद रखना है वो यही है दैट इनिशियली फॉर द वेरी फर्स्ट यूनिट TU and MU are the same, TU and MU are the same। पहला पॉइंट आंसर का क्या है? TU and MU are same। पहला यूनिट जब मैंने कंज्यूम किया तो TU और MU सेम है, TU और MU सेम है, TU और MU। परिवर्तन इसके बाद शुरू होता है और इसके बाद जो चेंज आता है वो हमने ऊपर टेबल और डायग्राम में देखा। हमने क्या देखा? जैसे और आप कंज्यूम करोगे, जैसे आप और ज्यादा कंज्यूम करोगे, the TU increases, the TU increases at diminishing rate and MU goes on diminishing। सिंपल है। पहला पॉइंट समीर क्या बोलता है? TU increases, MU decreases। समझा? दूसरा वाला यानी थर्ड पॉइंट ऑफिशियली ये बोलता है TU है ना मैक्सिमम हो जाता है, 30 पे पहुंच गया था, 30 पे 30 पे पहुंच गया टेबल में, अब उसके आगे तो कुछ था ही नहीं, तो TU मैक्सिमम हो गया और कांस्टेंट हो गया, 30 के आगे वापस 30 ही हो गया। क्यों? क्योंकि MU जो था वो 0 हो गया था। क्या हो गया था? 0। ये फिलअप्स में आ चुका है बॉस, ये फिलअप्स में आ चुका है, इसको याद रखना। TU मैक्सिमम MU डैश 0, TU मैक्सिमम MU 0, TU मैक्सिमम MU 0, TU मैक्सिमम MU 0, याद रहेगा। अब TU जब मैक्सिमम है ना और MU जब 0 है ना तो उसको इकोनॉमिक्स की भाषा में बोलते हैं पॉइंट ऑफ सैटिटी, पॉइंट ऑफ सैटिटी, पॉइंट ऑफ
तुम बोलेगे सैटिटी फैटिटी क्या है? इसको बोलते हैं मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। मतलब आपको जितना सेटिस्फैक्शन मिलने वाला था वो मिल चुका है, अब इससे ज्यादा मिलेगा नहीं, इसका जीरो हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, तो बस रुक जा अभी, इससे ज्यादा खा मत, इससे ज्यादा कंज्यूम मत कर। दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज पॉइंट ऑफ सैटिटी, याद रहेगा। तो यहां पर आप याद क्या रखेंगे? टीयू मैक्सिमम और एमयू, समझ में आ रहा है क्या एवरीबॉडी? अपन पढ़ रहे रिलेशनशिप बिटवीन टू और मू, टीयू एंड एमयू। इनिशियली बोथ आर सेम, इनिशियली बोथ आर सेम, इनिशियली बोथ आर दोनों 10-10 सेम। उसके बाद टीयू इंक्रीजेस एमयू डिक्रीजेस, टीयू इंक्रीजेस एमयू डिक्रीजेस, टीयू इंक्रीजेस, उसके बाद टीयू मैक्सिमम एमयू जीरो, टीयू मैक्सिमम एमयू जीरो, टीयू मैक्सिमम। आखिर में आफ्टर दिस पॉइंट if you consume more any additional unit results in decline of total, TU कम होने लगता है और मार्जिनल तो पहले से कम हो रहा था, जीरो भी हो गया, अब वो नेगेटिव हो जाता है। अब क्या हो जाता है? मतलब इस पॉइंट में याद रखना है TU नीचे आएगा और MU नेगेटिव हो जाएगा। अंडरस्टूड एवरीवन? आखिर में कंक्लूजन क्या बोलता है? कंजम्पशन बियॉन्ड पॉइंट ऑफ सैटिटी, जो मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन वाला पॉइंट है ना, उसके आगे आपको कंज्यूम करना ही नहीं चाहिए। अगर आप फिर भी करते हैं तो आपको नेगेटिव यूटिलिटी मिलेगी, डिस यूटिलिटी मिलेगी और आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो इट इज द अल्टीमेट आंसर। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। टीयू और एमयू, टीयू बोले तो सबका टोटल, मार्जिनल मतलब एक्स्ट्रा पे एक्स्ट्रा, एडिशनल पे एडिशनल, या 4 पॉइंट में रख सकते हो इसको। इनिशियली बोथ आर सेम, टीयू इंक्रीजेस एमयू डिक्रीजेस, टीयू बिकम्स मैक्सिमम एमयू बिकम्स जीरो, टीयू डिक्लाइंस एमयू बिकम्स नेगेटिव, टीयू डिक्लाइंस एमयू बिकम्स। ये 4 पॉइंट 4 मार्क का आंसर। इसको कितना लिखने का, कैसे लिखने का? तो भाई देखो, सबसे पहले इंट्रो लिखो, व्हाट इज टीयू, व्हाट इज एमयू। उसके बाद आपको टेबल बनाना है, उसके बाद आपको डायग्राम बनाना है, उसका छोटा सा एक्सप्लेनेशन दो कि टीयू क्यों बढ़ा, एमयू क्यों गिरा, एंड देन आप ये 4 पॉइंट्स लिख के एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। ये पीडीएफ आपको आपके ग्रुप में भी मिल जाएगा, वहां से आपको बहुत हेल्प होगी। इसको लिख के जरूर प्रैक्टिस करना, स्पेशली डायग्राम को बनाना अच्छे से और टेबल को अच्छे से बनाना। 90% ऑफ वर्क विल बी डन। ओके, तो इसको लिख के प्रैक्टिस करो, फिर अगले आंसर की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ये आज का हमारा तीसरा और आखिरी क्वेश्चन है। हमने इससे पहले फीचर्स ऑफ यूटिलिटी देखा और टीयू और एमयू का रिलेशन भी देख लिया। अब जो अगला लेक्चर है, यानी अगला जो अपना क्वेश्चन है, दिस क्वेश्चन इज अबाउट लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। दोस्तों ये लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही निर्णायक है। बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। हालांकि चैप्टर 7 मार्क का है, इसीलिए 8 मार्क के बड़े क्वेश्चन में लॉ ऑफ डीएमयू आने के चांसेस कम होते हैं, लेकिन फिर भी लॉ को कभी भी स्किप नहीं करना है, लॉ को कभी भी छोड़ना नहीं है। आपको हमेशा याद रखना है कि लॉ तो पढ़ के ही इकोनॉमिक्स की पढ़ाई पूरी होगी, और इसीलिए लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ये एक आसान सा लॉ आपको पढ़कर ही जाना है। कभी भी याद रखिए, लॉ को पढ़ने का और उसको लिखने का तरीका ये आपको पता होना बहुत जरूरी है। आज के इस लेक्चर की खासियत भी यही है कि हम कोशिश करेंगे आपको समझाने की कि हाउ यू आर गोइंग टू प्रेजेंट द लॉ इन बोर्ड एग्जाम। दोस्तों मैंने कई बार अपने वीडियो लेक्चर्स में भी ये कहा है, फिर एक बार बोलता हूं यहां पर, दैट सबसे पहले जब भी लॉ आए, मैं यहां पे कहीं पे लिखता हूं फॉर एग्जाम्पल, जब भी लॉ आपके सामने क्वेश्चन में आए तो यू विल फर्स्ट राइट सबसे पहले आप लिखेंगे इंट्रोडक्शन, एक इंट्रो। उसके बाद आप लिखेंगे स्टेटमेंट। स्टेटमेंट ऑफ द लॉ जो अल्फ्रेड मार्शल ने दिया है वो लिखेंगे। आफ्टर दिस यू राइट द शेड्यूल, जो डब्बा होता है, टेबल दिया हुआ होता है, शेड्यूल बनाएंगे। यू विल मेक द डायग्राम, एक्सप्लेन देम। और चौथे नंबर पे
आपको अगर एग्जाम में पूछे गए हैं अजम्पशंस शिवम, तो आप अजम्पशन लिखेंगे। अगर आपको पूछा गया है एक्सेप्शंस, तो आप एक्सेप्शंस लिखेंगे। मतलब आइदर अजम्पशंस और एक्सेप्शन। तो इस तरह से आपको याद रखना है, दिस हैज टू बी द सीक्वेंस व्हाइल राइटिंग एनी लॉ। कोई भी लॉ लिख रहे तो पहले इंट्रोडक्शन लिखो, फिर स्टेटमेंट लिखो उसका, स्टेटमेंट के बाद आप क्या करो, शेड्यूल और डायग्राम बनाओ, उसको एक्सप्लेन कर दो, और आखिर में आप अजम्पशन या एक्सेप्शन दोनों में से जो भी एग्जाम में पूछा है वो लिखो। 8 मार्क में ऐसे ही आपको प्रेजेंट करना है। लेकिन अभी ये लॉ जो है ये अगर 4 मार्क के लिए पूछा गया तो वो अजम्पशन एक्सेप्शन नहीं पूछेगा। अगर वो पूछता है आपको एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डीएमयू, सिर्फ इतना ही पूछता है, कुछ आगे लिखा ही नहीं है, तो आप क्या करेंगे, तो आप इंट्रो लिखेंगे, स्टेटमेंट लिखेंगे, शेड्यूल डायग्राम को एक्सप्लेन करेंगे, अजम्पशन या तो एक्सेप्शन के किसी के भी पॉइंट्स लिख के छोड़ देंगे। लेकिन अगर 8 मार्क के लिए आए तो वेटेज के हिसाब से आपको पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो ये हमेशा याद रखिए। चलिए अब नजर डालते हैं लॉ ऑफ डीएमयू पे। जैसा कि मैंने बताया अभी कि मार्जिनल यूटिलिटी हमेशा डिमिनिश होते रहती है, कम होते रहती है। जितना ज्यादा हम एक ही कमोडिटी को बार बार कंज्यूम करेंगे उतनी ही ज्यादा वो घटते रहती है, कम होते रहती है, क्योंकि एक ही चीज को बार बार कंज्यूम करते करते आपकी इच्छा उसे और कंज्यूम करने की कम हो जाती है। यही वास्तविकता, यही सच है। आपको प्यास लगी है, आप 1 गिलास पानी पीजिए, दूसरा ग्लास पानी पीजिए, तीसरे ग्लास में वो इच्छा जो है वो थोड़ी कम हो जाती है। दैट इज व्हाट मार्जिनल यूटिलिटी डज। मार्जिनल यूटिलिटी कीप्स ऑन डिमिनिशिंग। तो चलिए लॉ की तरफ नजर डालते हैं। अगर मैं बात करूं लॉ की, तो लॉ की जो शुरुआत है वो हम एक इंट्रोडक्शन से ही करते हैं, एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन। यस, ये जो इंट्रोडक्शन है यहां पर हम बताते हैं कि यार ये लॉ की कहानी शुरू कहां से हुई थी। द लॉ वॉज first proposed by Professor Gaussen. First proposed by Professor Gaussen. First proposed by Professor Gaussen. इसको डिस्कस किया डिटेल में हमारे अल्फ्रेड मार्शल भाई साहब ने। तो 2 नाम याद रखने इंट्रोडक्शन। फर्स्ट proposed by Professor Gaussen, discussed in detail by Alfred Marshall. First proposed by Professor Gaussen, discussed in detail by Alfred Marshall. First proposed by Professor Gaussen, discussed in detail by Alfred Marshall. आगे की बात करें तो यार इनकी एक फेमस किताब थी प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। इस किताब के अंदर 1890 में इन्होंने ये लॉ जो है वो लिखा। आपको मैं एक खास मजेदार बात बता दूं, लॉ ऑफ डिमांड हो, लॉ ऑफ सप्लाई हो, सभी में आपको अल्फ्रेड मार्शल की इस किताब का जिक्र करना है, 1890 लिखना है, और ये हमेशा आपके इंट्रोडक्शन में रहेगा ही रहेगा। क्या क्या रहेगा तो भाई याद रखिए, दिस लॉ वाज डिस्कस्ड इन डिटेल बाय अल्फ्रेड मार्शल इन हिज बुक प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स पब्लिश्ड इन 1890, पब्लिश्ड इन 1890, पब्लिश्ड इन 1890। बात करें दोस्तों लॉ ऑफ डीएमयू की, तो ये यूनिवर्सल इन कैरेक्टर है, सब पे लागू होता है, यूनिवर्सल इन कैरेक्टर। इट इज बेस्ड ऑन कॉमन कंज्यूमर बिहेवियर दैट यूटिलिटी डिराइव्ड डिमिनिशेस, utility derived diminishes, utility derived diminishes। ये कॉमन कंज्यूमर बिहेवियर है, कैसा भी कंज्यूमर हो, बड़ा हो, छोटा हो, गरीब हो, अमीर हो, काला हो, गोरा हो, सब पे लागू होता है बॉस। क्योंकि एक ही चीज को बार बार जब आप कंज्यूम करते हैं तो आपकी इच्छा उसे और कंज्यूम करने की कम हो जाती है विद रिडक्शन इन इंटेंसिटी ऑफ वॉन्ट। उम्मीद करता हूं दोस्तों इंट्रोडक्शन आप समझ गए होंगे। अब बात करते हैं नंबर 2 की, यानी स्टेटमेंट ऑफ द लॉ। तो यहां पर दोस्तों आपको याद रखना है, स्टेटमेंट एज इट इज लिखोगे ना, टेक्स्ट बुक में जैसा दिया है वैसा लिखोगे तो ज्यादा बेहतर है। एग्जामिनर पे आपका इंप्रेशन जो है वो ज्यादा बेहतर और ज्यादा अच्छा गिरता है। तो आपको हमेशा ये कोशिश करनी है कि यू राइट इट एज इट इज। मैं इसको आपको शॉर्ट कोड के माध्यम से थोड़ा सा दिमाग में फिट करवाता हूं। स्टेटमेंट ऑफ द लॉ में याद रखिए ABPD ISIS, ABPD ISIS, ABPD ISIS, ABPD ISIS। क्या बोलती पब्लिक? ABPD ISIS। AB यानी एडिशनल बेनिफिट। AB बोले तो एडिशनल बेनिफिट, AB बोले तो एडिशनल बेनिफिट which a person derives, PD बोले तो person derives, PD बोले तो person derives, PD बोले तो person derives, additional benefit which a person derives, additional benefit which a person derives, additional benefit which a person derives from increase in stock। IS बोले तो increase in stock। तो सिंपल सी कहानी, अल्फ्रेड मार्शल क्या बोल रहा है, जब भी एक व्यक्ति को एडिशनल बेनिफिट मिलता है, जब भी एक व्यक्ति को एडिशनल बेनिफिट मिलता है, जब भी एक व्यक्ति को एडिशनल बेनिफिट मिलता है,
स्टॉक को इंक्रीज करने से तो वो डी से डिमिनिश होता है। डी से क्या होता है? डिमिनिश होता है। डी से क्या होता है? डिमिनिश होता है, यानी कम होता है। बेसिक सिंपल एग्जांपल फिर एक बार देता हूं थर्स्टी पर्सन का। एक थर्स्टी पर्सन है, उसको प्यास लगी, वो पानी का एक गिलास पानी पी लेता है, फिर वो एक और गिलास पानी का पीता है। वो क्या कर रहा है? स्टॉक को इंक्रीज कर रहा है। जब जब स्टॉक को इंक्रीज करेगा और कंज्यूम करेगा, उसकी इच्छा कंजम्पशन की और कम होते जाएगी, रिड्यूस होते जाएगी, यानी डिमिनिश होते जाएगी। यही कहानी है विथ एवरी इंक्रीज इन द स्टॉक। तो ISIS यानी इंक्रीज इन स्टॉक, इंक्रीज इन स्टॉक। एडिशनल बेनिफिट विच अ पर्सन डिराइव्स डिमिनिशेस। ABPD डिमिनिशेस। डी से क्या है? डिमिनिशेस। एडिशनल बेनिफिट पर्सन डिराइव्स डिमिनिशेस। इतनी कहानी है, स्टेटमेंट में इतना ही लिखोगे तो भी चलेगा। एडिशनल बेनिफिट विच अ पर्सन डिराइव्स डिमिनिशेस विद इंक्रीज इन स्टॉक ऑफ द थिंग व्हिच द कंज्यूमर ऑलरेडी हैज। जो कंज्यूमर के पास ऑलरेडी था, उसका स्टॉक जब उसने इंक्रीज किया ना भाई, तो डिमिनिश हो गई मार्जिनल यूटिलिटी। यही कहना चाहते हैं अल्फ्रेड मार्शल, और यही आपका स्टेटमेंट है। बात करें दोस्तों शेड्यूल और डायग्राम की, तो ये हमारा शेड्यूल है। अगर आप देखें टेक्स्ट बुक में कंपैरिजन करके, तो आपको दिखेगा जो TU-MU का हमने रिलेशन पढ़ा ना अभी थोड़ी देर पहले, ये TU-MU का जो रिलेशन था वही डब्बा है, सिर्फ TU का कॉलम निकाल दिया है, बाकी सब सेम है, सिर्फ मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिश होती हुई दिखाई दे रही है। पहले यूनिट पे 10 दिख रहा है, दूसरे पे 8, तीसरे पे 6, चौथे पे 4, पांचवें पे 2, छठे पे 0 और सातवें पे नेगेटिव हो गई। मतलब एक आम कंज्यूमर को हमेशा क्या करना चाहिए? हमेशा यही करना चाहिए कि जब यूटिलिटी खत्म हो जाए ना, तो उसे रुक जाना चाहिए और कंज्यूम नहीं करना चाहिए। मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन जब अचीव हो जाता है, तो फिर उसके बाद उसे कंजम्पशन रोक देना चाहिए। तो आप देख रहे हैं कि लगातार कंजम्पशन करते हुए मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो कम होते रहती है। और इसी के आधार पर दोस्तों, इसी के आधार पर छोटा सा जो है डायग्राम भी बनाया गया है। और ये डायग्राम तो याद रखना काफी आसान है, आप देख सकते हैं। एक एक्स एक्सिस है, एक एक्स एक्सिस है, एक वाई एक्सिस है। यहां पर है हमारे सामने यूनिट्स ऑफ कमोडिटी एक्स, यस यू कैन सी यूनिट्स ऑफ कमोडिटी एक्स। वाई पे आपको मार्जिनल यूटिलिटी दिख रही है। पिछली बार के डायग्राम में TU-MU दोनों था, यहां पर क्या है? सिर्फ MU है। और आप देख सकते हैं MU जो है वो डिमिनिश हो रहा है। पहले 10 से यहां पे शुरू हुआ, और फिर गिरता जा रहा है, 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 0 हो गया। और 0 के बाद भी कंज्यूम किया तो नेगेटिव हो गया। ये वाला जो है ये नेगेटिव यानी डिस यूटिलिटी है, यहां पर बता दिया गया है। तो उम्मीद करता हूं ये सिंपल सी लाइन आपको समझी होगी। क्या करने का है? सिर्फ एक लाइन तो खींचने का है। इसको बोलते हैं MU कर्व, इजी पीजी। उम्मीद करता हूं आपको इंट्रो, स्टेटमेंट, शेड्यूल, डायग्राम समझा होगा। इंट्रोडक्शन में क्या लिखने का है? सिंपल है। दिस लॉ वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय प्रोफेसर गॉसन, डिस्कस्ड इन डिटेल बाय अल्फ्रेड मार्शल इन हिज बुक प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, पब्लिश्ड इन 1890, पब्लिश्ड इन 1890, पब्लिश्ड इन 1890। सिंपल है। ये इंट्रो हो गया। उसके बाद स्टेटमेंट में आने का ABPD ISIS, ABPD ISIS, ABPD ISIS। Additional benefit which a person derives with increase in stock diminishes with every increase in stock of a thing which he already has। जितना ज्यादा आप कंज्यूम करोगे उतना आपका जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो डिमिनिश होता चला जाएगा। दोस्तों ये डायग्राम में भी यही बताया है और इसके एक्सप्लेनेशन में भी आपको यही नजर आता है। बहुत ही सिंपल सी बात है एक्सप्लेनेशन में। इन द अबाउ डायग्राम, ये ओन वर्ड्स में लिखना है, इसमें कुछ भी बाय करने की जरूरत नहीं है। इन द अबाउ डायग्राम यूनिट्स ऑफ कमोडिटी एक्स आर मेजर्ड ऑन एक्स एक्सिस, मार्जिनल यूटिलिटी ऑन वाई एक्सिस। कुछ भी नया नहीं है, बहुत ही इजी है। वेरियस पॉइंट्स ऑफ MU आर प्लॉटेड ऑन द ग्राफ, तो ये भी हमको दिख रहा है। दोस्तों we can see that MU goes on diminishing with every successive increase in consumption of a commodity। ये लाइन याद रख लो। MU हर कमोडिटी के कंजम्पशन पे डिमिनिश हो रहा है। MU क्या हो रहा है बनता है? कम हो रहा है। MU क्या हो रहा है भाई? कम हो रहा है। MU क्या हो रहा है? कम हो रहा है, डिमिनिश होता जा रहा है विद एवरी सक्सेसिव यूनिट ऑफ कंजम्पशन। फाइनली बहुत ज्यादा कंज्यूम करने का एक पॉइंट पे डिस यूटिलिटी यानी नेगेटिव यूटिलिटी आ जाती है, विच इज शोन बाय द शेडेड पोर्शन इन द डायग्राम। ये हो गया हमारा काम हिट, मामला हिट और आंसर सुपर हिट। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको समझा होगा। यहां तक आप लिख सकते हैं, अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं, अच्छे से 4 मार्क्स तो इधर फिक्स ही है। इसके अलावा दोस्तों अगर बोर्ड एग्जाम में पूछा जाए अजम्पशन, अर्नव अजम्पशन या तो एक्सेप्शन, दोनों में से कुछ भी एक पूछ सकता है। या तो अजम्पशंस पूछ सकता है या तो एक्सेप्शन पूछ सकता है। तो अपने को जो पूछा है वो आना तो चाहिए, पढ़ना तो दोनों पड़ेगा। और इसीलिए लेट अस अंडरस्टैंड
नाउ द अजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ डीएम। दोस्तों कुल मिलाकर के है ना आपके सामने देर आर इन ऑल 8 assumptions, 8 assumptions है, और इन 8 assumptions को दिमाग में फिट करने के लिए अपना शॉर्ट कोड है डियर HSC, assumptions ऑफ DMU डियर HSC, या इसको डॉक्टर HSC भी बोल सकते हो, बहुत सिंपल है। डियर HSC या डॉक्टर HSC बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। assumptions का मतलब होता है धारणाएं, कंसिडरेशंस जो अल्फ्रेड मार्शल ने बना ली हैं। अल्फ्रेड मार्शल लॉ बनाते वक्त ही लक्ष्य क्या बोल रहा है वो अपने को, वो बोल रहा है कि भाई ये होगा तो वो होगा, ये होगा तो मेरा लॉ सही होगा, ऐसा होगा तो लॉ सही वरना लॉ नहीं सही होगा, और दैट इज कॉल्ड एज अजम्पशन। उसके कंसिडरेशन, उसकी सोच, उसके विचार, और उसी को पढ़ने के लिए डियर HSC डॉक्टर HSC, डियर HSC डॉक्टर HSC। सबसे पहला पॉइंट डी से डिविजिबिलिटी। अल्फ्रेड मार्शल बोलता है जो भी गुड्स कंज्यूम करोगे वो छोटे 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 डिविजिबल होने चाहिए। एक पानी पूरी, एक लड्डू, एक ग्लास पानी, ऐसा डिविजिबिलिटी होना चाहिए। कोई बड़ी सी चीज है तो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी तो एक ही बार में है कि नहीं। आपका कंजम्पशन की इच्छा बढ़ेगी अगर डिविजिबल होगा। द लॉ अज्यूम्स दैट कमोडिटी कंज्यूम्ड बाय द कंज्यूमर इज डिविजिबल सो दैट इट कैन बी एक्वायर्ड इन स्मॉल क्वांटिटीज। इजी पीजी, डी से डिविजिबल होना चाहिए, डी से डिविजिबल होना चाहिए। दूसरा सोच क्या है इसका, आर से रैशनैलिटी, आर से रीजनेबिलिटी। आर से रैशनैलिटी, आर से रीजनेबिलिटी। क्या बोलता है भाई ये विदुषी, ये बोलता है रैशनल पर्सन होना चाहिए। क्या बोलता है, रैशनल पर्सन होना चाहिए। क्या बोलता है, रैशनल पर्सन होना चाहिए। यानी ये लॉ नॉर्मल लोगों पे लागू होगा। अगर कोई बेवड़ा है, अगर कोई पागल है तो उसके ऊपर ये लॉ लागू नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि उसकी इच्छा जो है उसकी कंट्रोल में ही नहीं है। तो लॉ तो तभी डिमिनिश होगा ना, मार्जिनल यूटिलिटी तभी डिमिनिश होगी जब आप बार बार कंज्यूम करेंगे, आपकी इच्छा कम हो जाएगी। लेकिन एक बेवड़े के केस में उसको जितनी भी दारू पिलाओ वो तो खुशी होगा, और दे वो तो और खुशी होता जाएगा। और इसीलिए कंज्यूमर इज अज्यूम्ड टू बी रैशनल। रैशनल मतलब नॉर्मल पर्सन, इट मींस दैट हिज बिहेवियर इज नॉर्मल एंड ट्राइज टू मैक्सिमाइज हिज सैटिस्फैक्शन। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको समझ रहा होगा। आर से दूसरा पॉइंट है रीजनेबिलिटी। यहां पर याद रखिए चीजें जो आप कंज्यूम कर रहे हैं वो रीजनेबल इन साइज होनी चाहिए, ना बहुत ज्यादा बड़ी ना बहुत ज्यादा छोटी। रीजनेबल इन साइज होना बहुत जरूरी है, नाइदर टू बिग नॉर टू स्मॉल। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों डियर HSC या डॉक्टर HSC में डी और आर आपको समझा होगा। डी से डिविजिबिलिटी, आर से रैशनैलिटी, आर से रीजनेबिलिटी। अब दोस्तों बात करें HSC की, तो H से आता है होमोजेनिटी। सेम 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 पप्पी सेम 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 सेम। होमोजेनिटी मतलब सेम, जो कंज्यूम कर रहे हो ना भाई वो सेम होनी चाहिए, चीजें वो वस्तुएं सेम होनी चाहिए, आइडेंटिकल इन शेप, साइज, कलर, टेस्ट एक्सेट्रा। आप अलग अलग चीजें कंज्यूम करेंगे तो मार्जिनल यूटिलिटी आपकी डिमिनिश थोड़ी होगी। आपको प्यास लगी, आप पानी पीते जा रहे हैं तो मार्जिनल यूटिलिटी धीरे धीरे कम हो जाएगी। आपको प्यास लगी, आपने एक गिलास पानी पिया, फिर आपने किसी से मंगा के कोल्ड ड्रिंक पी लिया, मार्जिनल यूटिलिटी कम होने की जगह बढ़ जाएगी भाई, कम होनी चाहिए ना। तो कम होने के लिए अल्फ्रेड मार्शल बोलता है होमोजेनिटी जरूरी है, सेम होना जरूरी है। पानी पूरी खा लो, पानी पूरी खाओ, सेव पूरी मत खाओ। अब अचानक से तुम टेस्ट चेंज कर दोगे तो मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ जाएगी, कम नहीं होगी भाई। और इसीलिए ऑल यूनिट्स ऑफ कमोडिटी कंज्यूम्ड आर एक्जैक्टली होमोजेनियस, आइडेंटिकल इन साइज, शेप, कलर, टेस्ट एक्सेट्रा। उम्मीद करता हूं आपको ये पॉइंट समझ गया होगा। बात करें दोस्तों एस से, अगला पॉइंट तो है सिंगल वांट। याद रखिए यूटिलिटी जो है वो डिमिनिश तब होगी मार्जिनल यूटिलिटी जब वो सिंगल वांट को सेटिस्फाई कर रही। इफ इट इज सेटिस्फाइंग मल्टीपल वांट्स देन हर बार एक नई वांट सेटिस्फाई होने पे मार्जिनल यूटिलिटी कम नहीं होगी भाई। हर बार आपको ज्यादा फायदा होगा, ज्यादा बेनिफिट होगा, ज्यादा यूटिलिटी मिलेगी। एंड दैट इज व्हाई अ गिवन कमोडिटी कैन सेटिस्फाई अ सिंगल वांट ऑफ अ पर्सन, ऐसा अजम्पशन किया गया है। लॉ अज्यूम्स एन एक्सपीरियंस ऑफ अ सिंगल वांट which is completely satiable at given point of time। satiable मतलब satisfiable, ये satisfiable है at a given point of time, ऐसा assumption किया गया है। बात करें दोस्तों अगले पॉइंट की, तो सी से 3 पॉइंट है दोस्तों, कार्डिनल मेजरमेंट, कंटिन्यूटी और कॉन्स्टेंसी। कार्डिनल मेजरमेंट मतलब नंबर्स में मेजरमेंट। अल्फ्रेड मार्शल बहुत बड़ा झोलर है भाई, बहुत बड़ा झोलर।
हमने फीचर्स ऑफ यूटिलिटी में पढ़ा मिसेस भिड़े के अंदर, एच से हाइपोथेटिकल थी भाई। यूटिलिटी कैसी है? हाइपोथेटिकल है कि नहीं? ओ साहब है कि नहीं शांतनु? तो ये हाइपोथेटिकल है, तो इसका मेजरमेंट तो हो ही नहीं सकता, ये तो सिर्फ एक्सपीरियंस किया जा सकता है। लेकिन अल्फ्रेड मार्शल बोलता है ना चल बे, ये हमारा अजम्पशन है कि कार्डिनल मेजरमेंट होगा। इज अज्यूमिंग क्या यूटिलिटी को मेजर कर लेते हैं ना, तो ही तो आप लॉ पढ़ पाओगे, तो ही तो आप कैलकुलेशंस कर पाओगे, डिसीजंस ले पाओगे। और इसीलिए एक अजम्पशन ये है कि कार्डिनल मेजरमेंट किया जाता है। द लॉ अज्यूम्स दैट यूटिलिटी कैन बी कार्डिनली और न्यूमेरिकली मेजर्ड। हालांकि ऐसा असलियत में होता नहीं है, लेकिन अल्फ्रेड मार्शल का ये अजम्पशन है, उनकी ये धारणा है, उनका एक कंसिडरेशन है। हेंस मैथमेटिकल ऑपरेशंस आर इजीली पॉसिबल टू नो एंड कंपेयर द यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम ईच यूनिट। तो उम्मीद करता हूं आपको समझा होगा। डॉक्टर एचएससी के अंदर डी से डिविजिबिलिटी, आर से 2 पॉइंट रैशनैलिटी और रीजनेबिलिटी, इसके अलावा डियर एचएससी की बात करें तो एच से होमोजेनिटी, एस से सिंगल वांट और सी से 3 पॉइंट से एक हमने कर लिया कार्डिनल मेजरमेंट। चलिए बढ़ते हैं आगे। आखिरी 2 पॉइंट जो है अजम्पशंस के हम कर लेते हैं, ये है कंटिन्यूटी और कॉन्स्टेंसी। कंटिन्यूटी और कॉन्स्टेंसी बड़े ही सिंपल से पॉइंट है दोस्तों, बड़े ही सिंपल से पॉइंट है। कंटिन्यूटी तो होनी चाहिए, वरना लॉ गलत साबित हो जाएगा। लॉ क्या बोलता है मेरे भाई? लॉ क्या बोलता है? लॉ बोलता है कि यार मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिश होती है। लॉ तो यही बोलता है, आप जितना ज्यादा एक चीज को कंज्यूम करोगे, जितना ज्यादा एक चीज को कंज्यूम करोगे, उतनी आपकी यूटिलिटी कम होती जाएगी, ऐसा लॉ बोलता है। लेकिन ये कब पॉसिबल है? जब आप चीजों को कंटिन्यूअसली कंज्यूम कर रहे हो तब। अब आपके पास चॉकलेट, है, आपको किसी आपके फेवरेट पर्सन ने दिया है, फरवरी का महीना भी चालू होने वाला है, आपको किसी ने चॉकलेट दिया, आपको लग रहा है ये तो मैं आज नहीं खाऊंगी, थोड़ा सा खा लेती हूँ, इसको कल खाऊंगी, फ्रिज में रख देती हूँ। आप थोड़ा सा कंज्यूम करते हो, फिर फ्रिज में रखते हो, फिर दूसरे दिन कंज्यूम करते हो, आपको तो अच्छा ही लग रहा है। फिर आपने सोचा आज भी थोड़ा ही खाऊंगी, कल खाऊंगी, फ्रिज में रखती हूँ, फ्रिज में रखा आपने, फिर तीसरे दिन खाया, आपको तो अच्छा ही लग रहा है। मार्जिनल यूटिलिटी इस केस में तो बढ़ेगी भाई, वो कम नहीं होगी। मार्जिनल यूटिलिटी कम तभी होगी जब कंटिन्यूटी होगी, यानी आप लगातार अगर चॉकलेट कंज्यूम करते रहें तो आपकी एक पॉइंट पे इच्छा खत्म हो जाएगी, आप बोलेंगे नहीं यार मुंह तो मीठा हो गया, बस हो गया, है ना। तो अल्फ्रेड मार्शल बोलते कंटिन्यूटी इज मस्ट। ऑल यूनिट्स ऑफ कमोडिटी आर कंज्यूम्ड इन क्विक सक्सेशन विदाउट एनी लैप्स ऑफ टाइम, यानी कोई टाइम इंटरवल, कोई गैप नहीं होना चाहिए। समझा क्या? आखिरी में कॉन्स्टेंसी की बात करें तो बड़ा ही सिंपल सा पॉइंट है, कांस्टेंट होना बहुत जरूरी है। स्टेटमेंट के शुरुआत में भी अल्फ्रेड मार्शल बोलता है ना हर लॉ में, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। इसका मतलब ही तो ये होता है ऑल द रिलेटेड फैक्टर्स लाइक इनकम, टेस्ट, हैबिट, चॉइसेस, लाइक डिसलाइक, ये बदलने नहीं चाहिए। आप सेव पूरी खा रहे हैं ना, सेव पूरी खाते रहो, अचानक से आप बोलोगे दही पूरी चाहिए, यार ये तो मस्त लग रहा है, दही पूरी खाओगे, मार्जिनल यूटिलिटी तो बढ़ जाएगी, कम कैसे होगी? कंटिन्यूअसली एक ही चीज, कॉन्स्टेंटली एक ही चीज कंज्यूम करेंगे तो लॉ सही साबित होगा, वरना लॉ गलत हो जाएगा। एंड दैट इज व्हाई द अजम्पशन इज दैट आपका इनकम, आपका टेस्ट, हैबिट, चॉइस, लाइक, डिसलाइक, ये सारी चीजें कांस्टेंट रहनी चाहिए। कैसी रहनी चाहिए? कांस्टेंट रहनी चाहिए। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको इस सारे के सारे अजम्पशंस समझ आ गए होंगे। अब ये जो है अजम्पशंस हमने किए डॉक्टर एचएससी के माध्यम से। चलिए फटाफट से अब एक्सेप्शंस देख लेते हैं। एक्सेप्शंस वो होते हैं जो ऑड मैन आउट की तरह काम करते हैं। लॉ बोलता है मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिश होती है। लॉ क्या बोलता है? मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिशेस, मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिशेस, मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिशेस। लेकिन हर बार ऐसा हो ये जरूरी नहीं है, हर बार ऐसा हो ये जरूरी नहीं है, हर बार ऐसा हो ये जरूरी नहीं है। और इसीलिए देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस टू दिस लॉ। ऐसी कई चीजें हैं जिस पे ये लॉ लागू ही नहीं होता, मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिश नहीं होती। तो कौन सी हैं ऐसी चीजें? एक्सेप्शंस की बात कर लेते हैं दोस्तों। एक्सेप्शंस के कुछ ही पॉइंट्स हैं और इन कुछ ही पॉइंट्स को दिमाग में फिट करने के लिए हमारा शॉर्ट कोड है एच मैप। हमारा शॉर्ट कोड है एच मैप। हमारा शॉर्ट कोड है एच मैप। क्या? एच मैप। अरे पबजी खेला क्या? मैप पे आना। आहा, ये कौन सा मैप है? एच मैप। कौन सा मैप है? एच मैप। कौन सा मैप है? एच मैप। दोस्तों एच से आती हैं हॉबीज। हॉबीज के केस में कभी भी, हॉबीज के केस में कभी भी दोस्तों, हॉबीज के केस में कभी भी दोस्तों मार्जिनल यूटिलिटी कम नहीं होती,
वो डिमिनिश नहीं होती। क्यों? तो हमेशा याद रखिए दोस्तों, इन केस ऑफ हॉबीज वो आपको पसंद है ना चीज, आप बार बार लगातार वो करेंगे तो भी आपको कंटाला नहीं आएगा। आपको बुक पढ़ना पसंद है, आपको पेंटिंग करना पसंद है, आप कितनी भी पेंटिंग कर लें आपको बोर नहीं होगा, आपकी मार्जिनल यूटिलिटी कम नहीं होगी। तो हॉबीज के केस में दोस्तों अक्सर ये देखा जाता है कि मार्जिनल यूटिलिटी डज नॉट डिमिनिश। हावेवर ये वायोलेट करता है होमोजेनिटी का अजम्पशन और कंटिन्यूटी का अजम्पशन। तो बोले इसका मतलब क्या है सर? तो अजम्पशन जो हमारे अल्फ्रेड बाबा ने बोला है ना, अल्फ्रेड बाबा क्या बोलते हैं? अल्फ्रेड बाबा बोलते हैं कि होमोजीनियस होनी चाहिए चीजें। अब आप पेंटिंग बनाएंगे तो सब अलग अलग बनाएंगे, एक ही पेंटिंग घड़ी घड़ी थोड़ी बनाते रहेंगे, है कि नहीं? आपकी कोई हैबिट है तो वो आप घड़ी घड़ी थोड़ी करते रहेंगे, करेंगे तो भी थोड़ा टाइम गैप लेकर के करेंगे। तो इसीलिए अल्फ्रेड मार्शल बोलते हैं ई नॉट ऑलवेज, एक्सेप्शन होगा, लेकिन होमोजेनिटी और कंटिन्यूटी को तुमने दांव पे रख दिया है इसलिए ये एक्सेप्शन है, समझे? तो हॉबीज के केस में ऐसा होता है जहां पर मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिश नहीं होती। दूसरे एक्सेप्शन की बात करें तो एम से माइजर एम से मनी, 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 एम से माइजर एम से मनी। याद रखिए एच मैप, एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डीएमयू। याद रखिए एच मैप के अंदर माइजर मनी, माइजर बोले तो कंजूस, ऐसा व्यक्ति जो पैसे बचाना चाहता है, ऐसा व्यक्ति शीर्षक, ऐसा व्यक्ति जो पैसे बचाना चाहता है और ये एक पाई पाई बचा करके खुश होता है, पाई पाई बचा करके इसको खुशी मिलती है, इसको अच्छा लगता है, अरे पैसा बच गया मेरा। चार लोग जाते हैं चाय पीने के लिए, खाली ऐसे ऐसे करता रहते, कौन पैसे दे कौन पैसे दे, मेरे पास तो नहीं है। ये होता है माइजर, और माइजर हमेशा पैसे बचने पे खुश होता है। इसकी मार्जिनल यूटिलिटी कम नहीं होती, बढ़ती रहती है, कम नहीं होती, बढ़ते रहती है। दैट इज व्हाई इन केस ऑफ माइजर एवरी एडिशनल रूपी गिव्स हिम मोर एंड मोर सैटिस्फैक्शन। तो इसकी मार्जिनल यूटिलिटी कम होती ही नहीं है, सिंपल है। एच मैप के अंदर एम से माइजर एम से मनी, मनी की बात करें दोस्तों तो इट इज सेड दैट MU ऑफ मनी नेवर बिकम्स जीरो। ऐसा माना जाता है कि MU जो है वो मनी का कभी जीरो होता ही नहीं है। हमने मार्जिनल यूटिलिटी का जो टेबल देखा उसमें हमने देखा ना, एक बार जीरो हो जाता है, उसके बाद नेगेटिव हो जाता है। मनी के केस में ऐसा नहीं होता, क्योंकि मनी इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मनी इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मनी इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। याद रखिए दोस्तों, इट इंक्रीजेस व्हेन द स्टॉक ऑफ मनी इंक्रीजेस। जब पैसा बढ़ेगा तो मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ेगी। दिस इज बिकॉज मनी इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी से सब चीजें खरीदी बेची जा सकती हैं, विच इज यूज्ड टू सैटिस्फाई वेरियस वांट्स। हाउएवर कुछ इकोनॉमिस्ट इसमें आर्ग्यूमेंट ये भी देते हैं कि लॉ मनी पे भी एप्लीकेबल होता है, लेकिन वो कहते हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज मोर टू अ पुअर पर्सन देन टू अ रिच पर्सन। ये बदलते रहते हैं। गरीब को पैसे का बहुत बेचारे को जरूरत है तो उसके लिए उसकी मार्जिनल यूटिलिटी ज्यादा है, लेकिन अमीर के पास ऑलरेडी बहुत पैसा है तो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी वहां पर कम हो जाती है। ये कई इकोनॉमिस्ट जो है दावा करते हैं। बात करें दोस्तों एच मैप के अंदर अगले पॉइंट की, तो ए से आता है एडिक्शन, नशा, नशा ही नशा है। एडिक्शन, नशा किसी भी चीज का हो, यह भी बहुत बेकार होता है, खतरनाक होता है, खराब होता है। जब नशे की लत लग जाए या नशा आपके सर पर चढ़ जाए तो फिर यार उसकी मार्जिनल यूटिलिटी कम नहीं होती, और ज्यादा इंटॉक्सिक उसे फील होने लगता है, उसे अच्छा लगने लगता है। एंड दैट इज व्हाई इट इज ऑब्जर्व्ड इन केस ऑफ अ ड्रंकर्ड दैट द लेवल ऑफ इंटॉक्सिकेशन इंक्रीजेस विद एवरी एडिशनल यूटिलिटी यूनिट ऑफ लिकर कंज्यूम। जितना ज्यादा शराब पीता है एक बेवड़ा, उसको और अच्छा लगता है, बोलता है अरे पिलाना, लगाना, ए देना, वो और ज्यादा खुश होता है, उसका इंटॉक्सिकेशन लेवल बढ़ता है। तो मार्जिनल यूटिलिटी के एडिक्ट के केस में दोस्तों कम नहीं होती है। सो MU रिसीव्ड बाय ड्रंकर्ड में इंक्रीज, एक्चुअलिटी इज ओनली एन इल्यूजन। ये एक्चुअली में सिर्फ एक भ्रम है। ये कंडीशन जो है ये सभी एडिक्ट्स के केस में होता है, और इसमें वायलेट होती है रैशनैलिटी, क्योंकि जो एडिक्ट है वो नॉर्मल नहीं है, वो गधा है, बेवकूफ है, ऐसा करना ही नहीं चाहिए, रैशनल पर्सन ही नहीं है। एंड दैट इज व्हाई इसके केस में जो है मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिश नहीं होती। एच मैप के अंदर आखिरी पॉइंट की बात करूं तो दोस्तों पी से आता है पावर, पावर, सत्ता का लालच, मिर्जापुर, आहा गद्दी तो हमको चाहिए, ले गोली चला रहे, ले मार रहे हैं सबको, पावर के लिए ना। पावर का लालच जो होता है ना वो कभी घटता नहीं, वो बढ़ता जाता है। आपको और पावरफुल बनना होता है, और पावरफुल बनना होता है, और पावरफुल बनना होता है, और इसीलिए मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिश नहीं होती, ये भी बढ़ती रहती है। ये भी एक एक्सेप्शन है एच मैप के अंदर, पी से पावर, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का। दोस्तों दिस इज एन एक्सेप्शन टू द लॉ बिकॉज
When a person acquires power, his lust for power increases. उसकी और ज्यादा पावरफुल बनने की इच्छा बढ़ जाती है। यहां पर दोस्तों हमने एग्जम्पशंस और एक्सेप्शंस कंप्लीट कर लिए। उम्मीद करता हूं दोस्तों लॉ ऑफ डीएमयू आपको समझ में आ गया होगा। आपको इंट्रो से शुरुआत करनी है, फिर स्टेटमेंट लिखना है, शेड्यूल डायग्राम एक्सप्लेनेशन देना है। यहाँ पे 4 मार्क के लिए इतना लिखा तो काफी है। इसके अलावा अजम्पशंस और एक्सेप्शन में याद रखिए, अजम्पशन डॉक्टर एचएससी, डिविजिबिलिटी, रैशनैलिटी, रीजनेबिलिटी, होमोजेनिटी, सिंगल वांट। इसके अलावा सी से दोस्तों 3 पॉइंट, कार्डिनल मेजरमेंट, कंटिन्यूटी और कॉन्स्टेंसी। फिर हम आ गए एक्सेप्शन पे। एक्सेप्शन के अंदर एच मैप, एच से हॉबीज हमने पढ़ा, हॉबीज के बाद माइजर मनी हमने पढ़ा, ए से एडिक्शन और पी से पावर। इस तरह से ये 5 ऐसे पॉइंट थे जिसके ऊपर लॉ लागू नहीं होता। उम्मीद करता हूं दोस्तों इस यूटिलिटी एनालिसिस चैप्टर के तीनों क्वेश्चन जो आज हमने किए वो आपको समझ आए होंगे। सबसे पहला क्वेश्चन जो हमने किया वो था फीचर्स ऑफ यूटिलिटी, जिससे यूटिलिटी के बारे में आपको समझ आई होगी। इसके अलावा हमने टी और एमयू किया ताकि आपको टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी कॉन्सेप्ट समझे और ये लॉ भी आप उसी की मदद से समझ पाए होंगे। और आखिर में ये लॉ ऑफ डीएमयू कैसे प्रेजेंट करना है वो हमने समझा। दोस्तों इस चैप्टर में कुछ और छोटे बड़े क्वेश्चंस भी हैं जो हमने इस सेशन में कवर नहीं किए, लेकिन अगर आप वो भी पढ़ना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। वहां पर आपको सारे वीडियोस एकदम डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ मिल जाएंगे। आप नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए भाई, प्लीज अपना प्यार बरकरार रखिए, लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए मैक्सिमम, और टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ जाइए। वहां पर क्विज, ऑब्जेक्टिव्स के और पीडीएफ जो है आईएमपी क्वेश्चंस के वो आते रहते हैं। नाम है स्काई एजुकेशन ऑफिशियल। अपना प्यार बरकरार रखिए। मिलेंगे फिर एक बार कुछ और नए वीडियोस के साथ। तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।